जय हिंद भाई सभी को। अभी आज की जो क्लास है जीके प्लस जीएस की रहने वाली है, ठीक है। और क्लास को भाई जितने भी बच्चे जो देखते हैं पहली बार वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और अपने फ्रेंड सर्कल में ये शेयर कर लेना। जितने भी बच्चे हैं वो सारे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करके चलना भाई। और जितनी भी आप आगे आने वाली जो एग्जाम है उनके सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और एक अभी सीरीज चालू करेंगे जिसमें हर रोज कुछ 100 या 50 क्वेश्चन इंप्लीमेंट करेंगे और एक 5,000 6,000 का टारगेट लेके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो जीव विज्ञान है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, सजीव वस्तुओं यानी कि जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसका जो फादर है वो किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। चल रहा है ना, अरस्तु को कहा जाता है चिंता है भाई, है ना। चलो भाई, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो किसे कहा जाता है भाई, जीव विज्ञान का। एक चीज याद रखना, जीव विज्ञान जो है वो दो भागों में बांटा जाता है या बट चुका है, जिसको आप लोग एक तो जंतु विज्ञान, ठीक है ना, जंतु विज्ञान, और एक आप पढ़ते हो वनस्पति विज्ञान, ठीक है ना। एक जंतु विज्ञान और एक आप क्या पढ़ते हो, वनस्पति विज्ञान, या ये कहिएगा एक आप जूलॉजी पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, जूलॉजी पढ़ते हो। और एक आप पढ़ते हो बॉटनी। क्या पढ़ते हो, बॉटनी पढ़ते हो। बॉटनी के अंदर पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है और जूलॉजी के अंदर जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अभी यहां पर जो जीव विज्ञान का पिता था वही किसका पिता कहलाया, जंतु विज्ञान का। कौन भाई, अरस्तु। कौन, अरस्तु। और जो वनस्पति विज्ञान का था वो कौन था, थियोफ्रेस्ट। कौन था, थियोफ्रेस्ट जो है वो किस विज्ञान का पिता था, वनस्पति विज्ञान का पिता। याद रखिएगा ये दोनों बातें। उसके बाद में यहां पर मार्कोनी जो नाम आया है, इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया था, रेडियो का। किसका भाई, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राम बेल ने। टेलीफोन का किसने किया था, ग्राम बेल ने। किसने किया था, ग्राम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था। और ये मैं बता ही चुका हूं, थियोफ्रेस्ट। एक आपका बचता है रॉबर्ट ब्राउन। कौन बचता है, रॉबर्ट ब्राउन। ये जो रॉबर्ट ब्राउन है, सबसे पहले तो जो मानव या जीव है, जो जीव है वो किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, कोशिका मतलब सेल। कोशिका मतलब सेल। उसी सेल में एक न्यूक्लियस, एक केंद्रक होता है। उसी सेल में एक न्यूक्लियस या एक केंद्रक होता है। उसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। याद रखिएगा, याद रह जाएगा। अरस्तु हो जाएगा जीव विज्ञान का पिता। मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। थियोफ्रेस्ट जो है वो आपका हो जाएगा वनस्पति विज्ञान का। और रॉबर्ट ब्राउन जो है वो आपका हो जाएगा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का हो जाएगा। रह जाएगी बात याद। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर है व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। अभी अभी तुमने पढ़ा कि कोशिका, कोशिका जो जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ मतलब एक ऐसी चीज, आपके शरीर का बिल्कुल छोटे से छोटा हिस्सा है। ये आपके शरीर का क्या है, बिल्कुल छोटे से छोटा हिस्सा है। और जो काम करता है, जो क्या करता है, काम करता है, कौन है, कोशिका। या जिसको आप क्या कहते हैं, देखो मैं एक बार बता देता हूं, ये आपका एक सेल की संरचना है, ठीक है ना। सेल की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, मनुष्य या जीव अगर कोई बना है तो किसी से मिलकर बना है, कोशिकाओं से। अगर हम किसी पदार्थ, निर्जीव चीज की बात करें, पदार्थ की बात करें, वो किससे मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, परमाणु। पदार्थों में सबसे छोटी चीज किसको कहा जाता है, परमाणु को। और जीवों में सबसे छोटी चीज किसको कहा जाता है, कोशिका को कहा जाता है। इस कोशिका के अंदर ये जो होता है, ये होता है केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक होता है। और इस खुद ये एक छोटी सी चीज जरूर है, एक छोटी सी बिल्कुल, लेकिन फिर भी क्या करती है, फंक्शनिंग करती है, काम करती है। मतलब ऊर्जा का निर्माण करना, पानी को स्टोर करना, कोशिका विभाजन करना, प्रोटीन का निर्माण करना, वसा का निर्माण करना, कोशिकाओं को अगर डैमेज होगी तो उनको खत्म करना और नई कोशिका बनाना। मतलब बहुत सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं। इसलिए सबसे छोटी, वैसे तो देखा जाए तो सबसे छोटा हिस्सा तो केंद्रक हुआ ना,
लेकिन केंद्रक अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, अपने आप में काम नहीं कर सकता। कौन करता है? कोशिका करती है। इसीलिए क्या कहा गया है कि सबसे जो छोटी है वो क्या है? आपकी कोशिका है। अभी क्या है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, साइटोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का अध्ययन। साइटो कोशिका होती है, ठीक है ना। साइटो जो होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। और कोशिका का अध्ययन आपका क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी कहलाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद है हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल आर देयर। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4, 1। तो जो कोशिका होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी विकसित और एक आपकी होती है अविकसित, ठीक है ना। एक होती है अविकसित, मतलब विकसित मतलब यूक्रियोटिक। क्या होती है? यूक्रियोटिक होती है, ठीक है ना। यूक्रियोटिक होती है। और ये होती है प्रोक्रियोटिक। क्या होती है? प्रोक्रियोटिक बोली जाती है। यूक्रियोटिक विकसित और प्रोक्रियोटिक अविकसित कोशिकाएं। अविकसित कोशिकाएं लगभग जो वायरस वगैरह जो होते हैं, छोटे जो ऑर्गेनिज्म की बात करें उनके अंदर होती है। और विकसित कोशिकाएं हम सब, ह्यूमन, पेड़ पौधे, इन सभी के अंदर कौन सी कोशिका होती है? विकसित कोशिकाएं हैं। जो मैंने आपको उस दिन बताया था, पादप जगत 5 किंगडम बताए थे ना। मोनेरा बताया था, प्रोटेस्टा बताया था, ठीक है ना। जीव, पादप, ऐसे आपको मैंने बताया था 5। उनमें से जो सबसे कम था, ठीक है ना, जिसको हम प्रोटेस्टा बोलते थे, तो उसके अंदर क्या है? अविकसित कोशिका पाई जाती है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की भाई? 2 प्रकार की हो जाएगी। उसके बाद में है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ए ह्यूमन। मानव वैज्ञानिक का साइंटिफिक नेम क्या है? तो मानव का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या हो जाएगा भाई? होमो सैपियंस। क्या हो जाएगा? होमो सैपियंस। मानव को बोला जाता है होमो सैपियंस। अगर हम बात करें, इरिथ्रोसाइट लिखा हुआ है, इरिथ्रोसाइट। कल वाली क्लास में भी किया था या परसों वाली क्लास में किया था। किसका दूसरा नाम है? यस भाई, किसका दूसरा नाम है? आरबीसी का दूसरा नाम कौन सा है? एरिथ्रोसाइट बोला जाता है आरबीसी को। किसको भाई? आरबीसी को। आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी क्या काम करती है? शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाना। शरीर के सभी भागों में क्या पहुंचाना भाई? ऑक्सीजन को पहुंचाना। ये कौन करता है? आरबीसी करती है। और आरबीसी यानी कि रक्त का जो लाल रंग है किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, याद रखिए। आरबीसी किससे बनती है? कौन सी धात्विक तत्व है? कौन सा धात्विक तत्व है? आयरन यानी कि लोहा, ठीक है ना। आयरन यानी कि लोहा। किसके अंदर पाया जाता है सबसे ज्यादा? पालक के अंदर। आरबीसी का अगर आप लोग बात करते हैं तो आरबीसी जो बनती है वो आयरन की अगर कमी होगी ना तो आरबीसी की कमी हो जाएगी। आरबीसी की कमी होगी मतलब रक्त की कमी हो जाएगी। रक्त की कमी होगी मतलब एनीमिया रोग, मतलब है एनीमिया रोग। रह जाएगी बात याद। लाल रंग किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। क्लियर है? तो ये बात तुमने समझ ली कि सर ये तो आरबीसी है, ये मनुष्य का रासायनिक नाम है। एक ट्रिग्रिस ट्रिग्ना, ठीक है ना, ट्रिग्रिस ट्रिग्ना, ये किसका नाम है? किसका है भाई? मेंढक का। मेंढक का वैज्ञानिक नाम है ट्रिग्रिस ट्रिग्ना। और इंडिका मैग्निफेरा, आम, किसका है भाई? आम, मैंगो, किसका है? मैंगो, ठीक है ना। चलो मैं आप लोगों को देखो इतनी अच्छी बात बता, आज तक नहीं पता था ना मैंगो आम, पता था? अच्छा, पढ़े लिखे हो फिर तो। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा इन ए ह्यूमन बीइंग। मनुष्य में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? यानी कि मनुष्य का जो रक्त है ना, मनुष्य का जो ब्लड है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है? एक तो आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स, एक क्या? प्लेटलेट्स, और एक आपका प्लाज्मा। एक क्या आपका? प्लाज्मा। ये जो तीनों है ना ये ठोस कण है। क्या है? सॉलिड पार्टिकल है। ये क्या है? ये सॉलिड पार्टिकल है। और जो प्लाज्मा है वो एक द्रव है। प्लाज्मा क्या है? कि द्रव है जो इन तीनों को शरीर के विभिन्न भागों में घुमाने का क्या करता है? काम करता है। अगर हम इसी प्लाज्मा की बात करें तो ये मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत होता है? 55% से
60%। ठीक है ना कहीं आपको 55 भी लिखा मिलेगा, या मैनली जो इसका सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा 60%। मनुष्य के शरीर में जो प्लाज्मा है उसकी मात्रा कितनी होती है 60% होती है। रह जाएगी याद, रह जाएगी। और मनुष्य के शरीर में रक्त होता कितने लीटर है, रक्त कितने लीटर होता है 5 से 7 लीटर होता है। कितना होता है 5 से 7 लीटर होता है। कितना, एक बाल्टी बता रहा है, कितना बता रहा था, परसेंट बता रहा था। ठीक है, रक्त 5 से 7 लीटर। और दूसरी चीज आरबीसी जो है ना, सभी लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है कितना है 120 दिन है। कितना हो जाएगा भाई 120 दिन। कहां जाके ये खत्म हो जाती है, या मरी हुई लाल रक्त कणिकाएं कहां जाके स्टोर होती हैं, प्लीहा। किसके अंदर भाई, स्प्लीन के अंदर। किसके अंदर, स्प्लीन यानी कि प्लीहा के अंदर। आरबीसी जो है, मरी हुई आरबीसी कहां जाकर, प्लीहा के अंदर। प्लीहा को कुछ और बोलते हैं क्या, रक्त बैंक। क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्लड बैंक बोलते हैं। किसको भाई, प्लीहा को। याद रखिएगा ये चीजें। उसके बाद में मलेरिया, अगर मलेरिया रोग हो जाए तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, प्लीहा के ऊपर। मलेरिया अगर रोग हो जाए ना, मलेरिया रोग, तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, प्लीहा के ऊपर। और अब ये बात और बता दो फिर, मलेरिया होता किससे है, मच्छर से। किससे होता है, मच्छर से। और मच्छर भी कौन सा, मादा एनाफ्लीज। कौन सा भाई, मादा एनाफ्लीज। किससे होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है, याद रखिएगा। उसके बाद में है भाई, विच सेल इज द लार्जेस्ट। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो यहां पर सबसे बड़ी कोशिका पूछी गई है, तो वो किसकी होती है, शतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। जो शतुरमुर्ग का अंडा है उसकी जो कोशिका होती है, ओवरऑल की अगर हम बात करें तो शतुरमुर्ग के अंडे की कोशिकाएं सबसे क्या होती है, बड़ी होती है। और अगर सबसे छोटी की बात की जाए, सबसे अगर छोटी की बात की जाए तो फिर कौन हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। कौन हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। अगर सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो किसकी हो जाएगी भाई, तंत्रिका तंत्र। किसकी हो जाएगी, तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना। नर्वस सिस्टम की बात करें तो तंत्रिका तंत्र जो है उसकी कोशिका क्या हो जाएगी, सबसे लंबी कोशिका की बात हो जाएगी। यानी कि तीनों है, सबसे छोटी, सबसे लंबी, सबसे बड़ी। तीनों के तीनों आंसर इधर हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने क्या बताया, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। चलिए आगे, विच सेल इज द लार्जेस्ट। कौन सी कोशिका, कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है। अभी अभी हमने पढ़ी, अच्छा दोबारा वही है। तो ये कौन सी पढ़ी थी भाई अभी, शतुरमुर्ग का अंडा जो है वो हो जाएगी सबसे बड़ी। और छोटी किसकी बताई थी, माइकोप्लाज्मा की। अगला है, विच सेल इज द लार्जेस्ट, विच सेल इज द लार्जेस्ट, या फिर विच इज कोल्ड, विच इज कोल्ड प्रोटीन। ठीक है ना, प्रोटीन फैक्ट्री। इसमें से प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम। किसको कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। समझ में आई बात। राइबोसोम किस चीज का निर्माण करता है, प्रोटीन का। ठीक है। और किसके अंदर पाया जाता है ये, कोशिका के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है, कोशिका यानी कि सेल के अंदर पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है, व्हाट इज अनोदर नेम ऑफ रेड ब्लड सेल। व्हाट इज अनोदर नेम फॉर रेड ब्लड सेल। तो क्या हो जाएगा भाई, इरिथ्रोसाइट। क्या हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट जो है ये आपका हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम। ये एक नाम पक्का कर लो, बाकी मैं ये 3 नाम और बताऊंगा। एक इसमें WBC का, एक इसमें प्लेटलेट्स का बोला जाता है, और थ्रम जो फेब्रिनोजेन है ये प्लेटलेट्स के अंदर पाया जाता है। बट अभी के लिए एक नाम पक्का हो जाना चाहिए, एरिथ्रोसाइट। किसका नाम है ये, लाल रक्त कणिकाओं का। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेल डिवीजन। निम्न में से कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है, निम्न में से कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है, राइबोसोम, ल्यूकोसाइट, सेंट्रोसोम या फिर फाइब्रोनेजेन। अगर कोशिका के अंदर
जब कोई पुरानी कोशिका या डैमेज कोशिका हो जाती है तो एक नई कोशिका का जो निर्माण शुरू होता है वो इनमें से कौन करता है? तो कौन करता है भाई? यहां पर है, कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? सेंट्रोसोम। कौन सा हो जाएगा? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है वो किसका काम करता है? सेल डिवीजन का काम करता है। किसका करता है? सेल डिवीजन का जो काम है वो कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। समझ में आई बात? उसके बाद में है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80। 120 से 80। ऑप्शन है ए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। कल बताया था, किसने बताया था? जो रक्तचाप है वो किससे मापते हैं? किससे मापते हैं रक्तचाप? अब बता शाबाश। चलो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है थर्मोमीटर, ऑप्शन बी है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी है सिफेग्नो मैनोमीटर और ऑप्शन डी है थर्मोमीटर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सी हो जाएगा। और मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है, याद रखिएगा। उसके बाद में है कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहां से शुरू होता है? वेयर डज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगेन? यहां पर है, सुन लो भाई, पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बात की गई है। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन अग्नाशय से यानी कि पैनक्रियाज से, स्मॉल इंस्टाइन छोटी आंत से, माउथ यानी कि मुख से, या लार्ज इंस्टाइन बड़ी आंत से। देखो भाई, आप जो खाना खाते हो ना, भोजन करते हो, उसके अंदर क्या क्या चीजें आपके शरीर के अंदर जाती है? एक तो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स जाता है। 2 नंबर पे जाती है वसा। 3 नंबर पे जाता है विटामिन। क्या जाता है? विटामिन। 4 नंबर पे जाता है प्रोटीन। क्या जाता है? प्रोटीन। 5 नंबर पे जाते हैं खनिज लवण। क्या जाते हैं? खनिज लवण। और 6 नंबर पे जाता है पानी। क्या जाता है? पानी। और 7 पे जाते हैं रुक्षांश। क्या जाते हैं? रुक्षांश, जिसको रफेज बोलते हो। रफेज वाटर, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कोई भी आप जब भोजन करते हो तो उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। इनमें से जो सबसे पहले जो डाइजेस्ट की अगर हम बात करें तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसका पाचन जो है वो कहां से शुरू हो जाता है? मुख से शुरू हो जाता है। समझ में आया? विटामिन जो है, प्रोटीन जो है, वसा जो है, इनका जो पाचन है वो आंत से स्टार्ट होता है। कहां से? आंत से। लेकिन प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये पेट से स्टार्ट हो जाता है। किससे? पेट से। प्रोटीन का पाचन पेट से, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन है मुख से, वसा का पाचन स्मॉल इंस्टाइन यानी कि छोटी आंत से, ठीक है ना। पानी और रुक्षांश भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा भाई? सही है भाई। कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे आप लोग ग्लूकोज खाते हो ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज पिया है, ये ग्लूकोज मुंह के अंदर जाते ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लार मिलती ही क्या है, कल हमने पढ़ा था कि लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च के पाचन में क्या करती हैं? मदद करती हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो पाचन है वो कहां से शुरू होता है? मुख से। रह जाएगा। लार ग्रंथियां कहां होती है? अग्नाशय में, छोटी आंत में, मुख में या बड़ी आंत में? लार ग्रंथियां, जो सलाइवा है, मुंह में के अंदर लार निकलती है कि नहीं निकलती? निकलती है ना। तो वो किसके अंदर है? मुख के अंदर। समझ में आई बात? उसके बाद में है विच गैस इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी इन द एटमोस्फेयर? वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन? कौन सी होती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। मात्रा कितनी? 78%। शायद ये तुम क्वेश्चन तीसरी बार पढ़ रहे हो और अब भी अगर गलत करोगे ना पेपर में या टेस्ट लूंगा तब, तो फिर तुम्हारी बेवकूफी होगी। समझ में आई बात? कितनी बार पढ़ चुके? 3 या 4 बार, ठीक है ना। तो पृथ्वी के अंदर, अच्छा एक चीज और बता दो, टायर जो होते हैं ना, टायर गाड़ियों के, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है ना।
और एक चीज और, ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस का जब मिश्रण तैयार होता है तो वो जो ये गोताखोर होते हैं ना, डाइवर्स होते हैं, पानी के अंदर जो गोताखोर नहीं होते, वो ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण लेके जाते हैं। एक सिलेंडर लगा होता है ना पीछे, उसमें किन गैसों का मिश्रण होता है? ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। रह जाएगी याद है? किन गैसों का मिश्रण होता है? ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे। मानव शरीर के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की जरूरत है? हाउ मेनी टाइप ऑफ अमीनो एसिड आर रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? ए, बी, सी, डी, चार ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? तो भाई मानव जो बॉडी है उसके लिए अमीनो अम्ल किस चीज का निर्माण करते हैं? अमीनो अम्ल प्रोटीन। किस चीज का निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। कितने प्रकार के अमीनो एसिड मिलेंगे? 20। मनुष्य का खुद शरीर भी, जो बॉडी है ना मनुष्य की बॉडी, वो भी कितने प्रकार के अमीनो एसिड निर्माण करती है? 20। और भोजन के अंदर भी कितने होते हैं? भोजन के अंदर भी कितने होते हैं? 20। भोजन के अंदर भी कितने होते हैं? आपका जो शरीर है ना, आपका शरीर खुद भी बनाता है और भोजन, लेकिन जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो 10 तो यहां से लेता है और 10 यहां से लेता है, ठीक है ना? कितने लेता है? 10-10 लेता है। अभी आपसे यह पूछा है कि आपके शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए कितने प्रकार के अमीनो एसिड की जरूरत है, तो कितने प्रकार के अमीनो एसिड की जरूरत है? 20। समझे? क्या शरीर खुद जो बनाता है सब उनका यूज कर लेता है? क्या जितने भोजन के अंदर होते हैं सारा उनका यूज कर लेता है? 10 किससे लेता है? 10 किससे लेता है? किससे? खुद से। और वो 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर किस चीज का निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन के निर्माण में अगर कोई सबसे ज्यादा जरूरी अमीनो एसिड है तो वो कौन सा है? अल्फा। कौन सा है? अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है ना? अल्फा अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड हो जाएगा भाई। रह जाएगी बात याद? अगला है विच प्रोटीन इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडीज। यहां पर है विच प्रोटीन इज फाउंड इन ह्यूमन बोन्स। मानव हड्डियों में कौन सा प्रोटीन? मानव की जो हड्डियां हैं, सबसे पहले तो ये बताओ हड्डियां किससे बनी होती हैं? कैल्शियम से। किससे बनी होती हैं? कैल्शियम से। किससे बनी होती हैं? कैल्शियम से। क्या और भी कोई होता है उनके साथ? कैल्शियम के अलावा और क्या होता है? फास्फोरस। क्या होता है? और क्या होता है? फास्फोरस। ये निर्माण करती हैं और ये मजबूती देते हैं। क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं हड्डियों को। समझ में आई बात? ये तो हो गया हड्डियां। अगर अब आपसे पूछता है कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कंड्रिन, ट्रिप्सिन, ओसिन या फिर हीमोग्लोबिन, तो हड्डियों के अंदर जो पाया जाने वाला प्रोटीन है वो कौन सा हो जाएगा? ओसिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओसिन हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हड्डियों का जो स्टडी है या हड्डियों की जो अध्ययन है, ठीक है ना, स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन्स जो है वो कौन सी है, या स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाती है, तो स्टडी यहां पर हो जाएगा ओस्टियोलॉजी। क्या हो जाएगा? ओस्टियोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओस्टियोलॉजी हो जाएगा। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ओस्टियोलॉजी कहलाएगा, याद रखिएगा। रह जाएगी बात याद? उसके बाद है यहां पर है हाउ मेनी ह्यूमन बोन्स आर देयर। मानव हड्डियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव हड्डियों में क्या? मानव हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। चलो अभी ये कौन बताएगा? हाथ ऊपर करेंगे कि एक बच्चे के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? हाथ उठाइए। एक बच्चे के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? हाथ उठाइए। हाँ बता दे, बैठ जा, शाबाश। 300। कितनी होती है? 300। प्रोसेसर लेट है ना। मानव हड्डियों में कितनी? मानव हड्डियों की 206। मानव हड्डियों की संख्या कितनी? 206। और एक बच्चे के अंदर कितनी होती है? 300 होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है?
मानव शरीर, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? टिबिया, फेबुला, फीमर या फिर स्टेपिज, कौन सी होती है? स्टेपिज। स्टेपिज जो हड्डी है ये कहाँ, किस बॉडी पार्ट में पाई जाती है? कान में। कहां पर पाई जाती है? फीमर कहां पाई जाती है? पैर में। कहां पर पाई जाती है? पैर में, जांघ पैर में ही होती है। उसके बाद में फेबुला कहां पर होती है? फेबुला कहां पर होती है? पैर में। किसमें होती है? किसमें होती है? हाँ भाई, और सोच लो। कहां से लेके आते हो ये? वो जो मीम बना रखी है ना, कहना क्या चाहते हो? सुनो भाई, छाती में नहीं होती, अभी सुन लो। चलो, इसने अभी तक नहीं पढ़ा है, बाकी तूने एकदम से ये दिमाग में क्या आया कि ये कह दे? बाकी चलो, कोई, इनको पसलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पसली, ठीक है ना, रिब केज होता है, ये पसलियां होती हैं। चलो कोई नहीं, ये भी अगर एग्जाम में आ जाए कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है भाई? स्टेपिज। अभी सुन लो, देखो भाई, हाथ में ह्यूमरस, ठीक है ना, ह्यूमरस, ये वाली जो हड्डी है ना, ये वाली जो हड्डी है, इसको बोलते हैं। एक होती है एल्ना, कौन सी होती है? एल्ना। और एक होती है रेडियस, कौन सी होती है? रेडियस। ये तीन हड्डियां कहां पर होती हैं? हाथ में। टीबिया, फेबुला, फीमर, ये सारी की सारी कहां पर होती हैं? पैर में। और स्टेपिज जो होगी सबसे छोटी हड्डी होगी। और सबसे बड़ी हड्डी की अगर हम बात करें तो कौन सी हो जाएगी? फीमर। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो कहां पर हो जाएगी? फीमर। जो तूने बताया ना, चल इसका आंसर और बता देता हूं। जो अपनी चेस्ट होती है ना, चेस्ट, इसमें 24 जो होती है वो रिबकेज होती हैं, ठीक है ना, पसलियों का। पसलियां जो होती है 24 होती हैं, 12 एक साइड, टोटल कितनी होती हैं? 24 होती हैं। ये बात भी याद रख लेना, इसने बता दिया तो हम याद करवा दे रहे हैं। अगला देखो, विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। ये आगे भाई आपके जीके के, ठीक है ना। अभी तक दोस्त तुम पढ़ रहे थे जीके प्लस जीएस, अच्छा। विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? चल बता दे। हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। अभी देखो भाई, ये डैम, ये सभी को पता है डैम होते क्या हैं, सभी को पता है नील, क्या होता है डैम, क्या काम करता है? इलेक्ट्रिसिटी, और भी कुछ करता है, बहुत कुछ काम होते हैं, ठीक है ना। मछली पालन भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, और पानी को डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा किया जाता है, सिंचाई के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर है, भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध। कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा? भाखड़ा। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध। कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी। किस नदी पर है? भागीरथी पर। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? सतलुज। किस नदी पर है? सतलुज। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। किस पर है? महानदी पर है, याद रखिएगा। समझ में आई बात? चलो अगला बताओ, भारत का सबसे लंबा गुफा मंदिर कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट, सुनो पहले क्वेश्चन को। भारत का सबसे लंबा गुफा मंदिर, विच इज द लॉन्गेस्ट केव टेंपल इन इंडिया। भारत का सबसे लंबा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश, स्वर्ण मंदिर, सोमनाथ मंदिर या खजुराहो का मंदिर। तो कौन सा हो जाएगा भाई? कैलाश मंदिर। पत्थर काटकर बनाया गया सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कौन सा है? कैलाश मंदिर। कहां पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी कहां पर? छत्रपति संभाजीनगर। कहां पर हो जाएगा? छत्रपति संभाजीनगर जो है वहां पर हो जाएगा कैलाश टेंपल। स्वर्ण मंदिर कहां पर है? अमृतसर। सोमनाथ मंदिर कहां है? गुजरात। खजुराहो के मंदिर कहां पर है? एमपी। कहां पर है? एमपी, याद रखिएगा। अगला है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द रेड क्रॉस लोकेटेड। रेड क्रॉस दिवस तो आपने सभी ने पढ़ा था, कल या परसों पढ़ा था शायद। कितने तारीख को? 8 मई को। कब? मई 8 को।
अब ये पूछा है कि रेड क्रॉस का जो मुख्यालय, विश्व रेड क्रॉस जो है, इसका अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस जो है, इसका मुख्यालय कहां पर है? यहां पर हो जाएगा भाई जेनेवा। कौन सा हो जाएगा? जेनेवा के अंदर यहां पर आपका रेड क्रॉस का मुख्यालय हो जाएगा। और रेड क्रॉस जो दिन है वो किस दिन मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? प्रश्न को पढ़ो। डीएनए की संरचना की खोज की थी। पहली बात तो ये बताओ डीएनए की संरचना है कैसी? चलो मैं आपको बताता हूं ऑप्शन में। ये बताओ, एक कुंडली, ठीक है ना, एक कुंडली यानी कि सिंगल हेलिक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सिंगल हेलिक्स, या फिर द्विकुंडली, या फिर द्विकुंडली यानी कि डबल हेलिक्स। क्या बोलोगे? डबल हेलिक्स या फिर सिंगल हेलिक्स? डबल हेलिक्स है। कैसी है? डबल हेलिक्स। कैसे भाई? एक तो ये होता है आरएनए, आरएनए ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, ठीक है ना, ऐसा 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 ऐसा। और जो डीएनए है वो आपका ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होती है उसकी, ठीक है ना, ऐसे स्ट्रक्चर होती है। ये आपकी डबल उस साइड में चलती है। तो इसकी खोज करने वाला कौन था भाई? वाटसन एंड क्रिक थे। कौन थे? वाटसन और क्रिक ने खोज की थी, याद रखिएगा। किसकी भाई? डीएनए की संरचना की खोज जो करने वाले थे वो कौन थे? वाटसन और क्रिक थे। अगला है, व्हेन वाज द इंडिया डिक्लेयर्ड? हाथ ऊंचा करें, हाथ ऊंचा, बस सिर्फ हाथ ऊपर उठाएंगे। भारत को गणराज्य घोषित कब किया गया? सिर्फ हाथ ऊंचा उठा के बताएंगे। भारत को गणराज्य घोषित कब किया गया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 1 नवंबर 1966? अक्षय तू बता। शाबाश, कर जा। हाँ सोम तू बता। 26 जनवरी 1950। अच्छा हाँ तू बता। यस 26 नवंबर 1949। 50 तो है ही नहीं, 26 नवंबर कहाँ है? 26 जनवरी 1950। हाँ वही इसमें कहाँ ऑप्शन है? वही ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें। ऑप्शन है सी, 26 नवंबर 1949। हाँ तू और बता दे निखिल। समा कमाल है यार, तुम लोग सी बता रहे हो हैं? क्या सोच के बता रहे हो? क्या सोच के बता रहे हो भाई? मैंने तो ये पूछा है कि भारत रिपब्लिक कब हुआ। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन इसको बदल दूं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो क्या कहोगे? अरे भाई तो 26 जनवरी 1950 मतलब गणतंत्र दिवस है। और यहां पर क्या है? गणराज्य घोषित किया गया, तो वही तो गणतंत्र दिवस, गणराज्य और क्या अलग होगा? इस दिन तो संविधान बन के तैयार हुआ था, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। अगला है, भारत की पहली पंचवर्षीय, भारत में 5 ईयर प्लान चलते थे, अभी बंद हो चुके हैं, ठीक है ना। 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना है 5 ईयर प्लान, उसमें क्या है? कई बार हरित क्रांति के ऊपर ध्यान दिया जाता था, कई बार औद्योगिक क्षेत्र क्रांति के ऊपर ध्यान दिया जाता था। तो यहां पर जो व्हेन वाज द इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंटेड, तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुए? तो पहला कब हो जाएगा? 1962, 1967, 51 टू 56, 57 टू 62। तो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए बी हो जाएगा। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 यानी कि कितने साल है? 5 साल तक चली थी। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना, याद रखना, याद रह जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है, विच वाज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया? भारत में पहला भाषाई राज्य कौन बना था? सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश या फिर केरला? कौन बना था? ये कहिएगा कि भाषा के आधार पर सबसे पहला जो अलग हुआ राज्य वो कौन है भाई? आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना था वो कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, याद रखिए। और अभी आंध्र प्रदेश से कौन अलग हो गया? तेलंगाना। कौन यहां हो गया? तेलंगाना 2014 से, ठीक है ना। 2014 से तेलंगाना अलग हो गया। और पहले कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ठीक है ना। विच वाज द फर्स्ट, अच्छा हिंदी वाला पढ़िएगा। यहां पर है
भारत में अबरक का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है ना, भारत में अबरक उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? नहीं समझ में आया? माइका, ठीक है ना, माइका जो है अबरक है उसका उत्पादन जो है सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है भाई? किस राज्य में होता है? तो यहां पर हो जाएगा आपका झारखंड। किसके अंदर? झारखंड। ये कहां प्रयोग होता है? ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये पदार्थ है, ये जो तत्व है, ये कहां प्रयोग होता है? बिजली उद्योग में, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज के अंदर किसका प्रयोग होता है? अबरक। कहां पर यूज होता है? जैसे आप लोग घरों में प्रेस होती है ना, आपके घरों में प्रेस होती है, उस प्रेस के ऊपर इधर एक मतलब कंच के जैसा एक गर्म होने के लिए तार इसके अंदर होते हैं, एक पत्ता टाइप लगाया जाता है। उसके अंदर जो मैं अभी उसके कंच के जैसा बताया ना, तो वो कंच के जैसा जो होता है वो क्या होता है? अबरक होता है। क्या होता है? अबरक होता है, याद रखिएगा। समझ में आई बात? उसके बाद में है रमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? रमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा? स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जापान, फिलीपींस के द्वारा? किसके द्वारा रमन मैगसेसे, ठीक है ना, रमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा? तो ये भाई किसके द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। और भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत, क्योंकि भारत का सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो कौन सा है? भारत रत्न है, याद रखिएगा। रह जाएगी बात याद है? अगला है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव द भारत रत्न? भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी डॉक्टर नेल्सन मंडेला, सुकर्णा, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर नवाज शरीफ? कौन हो जाएगा भाई? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है यहां पर आपका क्या हो जाएगा? प्रथम विदेशी जो क्या करेगा भाई? जिसको क्या मिला था? भारत रत्न प्राप्त हुआ था। उसके बाद में है विच मिसाइल इज नोन एज फायर एंड फॉरगेट? मतलब ये सेल्फ गाइडेड है, इसको एक बार चला के छोड़ दो, टारगेट पे अपने आप ढूंढ के ये निकालेगी। तो दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? पृथ्वी, अग्नि, अस्त्र या नाग? तो यहां पर भाई आपका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? नाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाग। दागो और भूल जाओ मतलब दाग दी, चला दी, इंस्ट्रक्शन दे दी, अब अपने आप ढूंढेगी और टारगेट को हिट करेगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी अवार्डेड द भारत रत्न। भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी भाई? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर इंदिरा गांधी? तो कौन थी भाई? तो कौन हो जाएगी? सरोजिनी नायडू है क्या इसमें? हाँ है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन तुम्हारे को क्या लग रहा है? इंदिरा गांधी। कौन हो जाएगी भाई? इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल है ना इनकी समाधि का नाम, शक्ति स्थल इनकी समाधि का नाम है। इंदिरा गांधी जो है पहली भारतीय महिला जिसको क्या मिला था भाई? भारत रत्न मिला था, याद रखिएगा। उसके बाद में है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? यहां पर इसका आंसर है वो बता दो। 1974, 1955, 1958 या फिर 1961? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1950? तुक्का मार रहे हो ना, मतलब एग्जैक्ट बता रहे हो? चलो एक काम करो फिर, इसका यहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना, और तुम लोग ढूंढ के इसका आंसर मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए भाई इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। क्लास अगर आप लोग अच्छी लग रही है तो इस चीज को भाई आप शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। चलो मिलते हैं कल एक और क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।